सम फेमस स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम द एम्पायर ऑफ डिवोशन के भाग 13 की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है जब सब बिखरता है और सच सामने आता है। इस कहानी का ये अंतिम चरण है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रजनीशपुरम के आसपास का माहौल इतना बदल चुका था कि अब हर पल कुछ बड़ा होने का एहसास होने लगा था। बाहर की दुनिया पूरी तरह सतर्क थी और भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें कुछ टूटने की आहट महसूस की जा सकती थी। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। बिना किसी बड़े ऐलान के, बिना किसी तैयारी के, माँ आनंदशीला और उनके करीबी लोग रजनीशपुरम छोड़कर चले गए। ये जाने का फैसला इतना अचानक था कि समुदाय के बहुत से लोगों को इसका पता बाद में चला। सुबह तक जो लोग प्रशासन चला रहे थे, शाम तक वो वहाँ थे ही नहीं। ये सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था का हिस्सा था जो इतने समय से रजनीशपुरम को चला रहा था। जब ये खबर बाहर पहुंची तो लोग हैरान रह गए। मीडिया ने तुरंत इस पर ध्यान दिया, सवाल उठाने लगे। ऐसा क्या हुआ कि इतनी मजबूत स्थिति में दिख रहा प्रशासन अचानक सब कुछ छोड़कर चला गया? इस घटना के तुरंत बाद एक और बड़ा मोड़ आया। लंबे समय तक मौन रहने के बाद ओशो ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से शीला और उनकी टीम पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि समुदाय के अंदर कुछ ऐसे काम हुए जो कानून के खिलाफ थे। उन्होंने ये भी संकेत दिए कि कई फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए गए। ये सुनकर पूरा माहौल बदल गया। अब कहानी एक ही दिशा में नहीं चल रही थी, अब इसके दो रूप सामने आ चुके थे। एक तरफ आरोप थे, दूसरी तरफ सवाल। इसके बाद जांच और तेज़ हो गई। अथॉरिटीज़ ने रजनीशपुरम के अंदर गहराई से तलाशी लेनी शुरू की। अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठी की गई। धीरे धीरे कुछ ऐसे सबूत सामने आने लगे जिन्होंने पूरी कहानी को और गहरा बना दिया। इस दौरान माँ आनंदशीला और उनकी टीम यूरोप पहुंच चुकी थी, लेकिन उनका सफ़र वहाँ रुकने वाला नहीं था। कुछ समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वापस अमेरिका लाया गया, जहाँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। कोर्ट में सुनवाई हुई, आरोप और सबूत रखे गए और अंत में शीला ने कुछ आरोप स्वीकार किए। उन्हें सज़ा सुनाई गई। ये वो पल था जहाँ कहानी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक समय जो व्यक्ति एक बड़े समुदाय का प्रबंधन कर रहा था, अब वो अपने फैसलों के परिणाम का सामना कर रहा था। इस दौरान एक और बहुत विवादित बात सामने आई। शीला ने कहा कि ओशो को बहुत अधिक दवा दी जा रही थी, जिससे उनकी सोच और निर्णय प्रभावित हो रहे थे। उनका मानना था कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें इस स्थिति का भी प्रभाव था। ये बात और भी ज़्यादा विवाद का कारण बनी। कुछ लोगों ने इसे सच माना, कुछ ने इसे एक बचाव का तरीका कहा, लेकिन इसने कहानी को और भी जटिल बना दिया। अब कहानी सिर्फ घटनाओं की नहीं रही थी, बल्कि दृष्टिकोण की भी हो चुकी थी। समय के साथ माँ आनंदशीला ने अपनी सज़ा पूरी की और रिहा हो गई। यहीं से उनकी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होता है। वो एक ऐसे जीवन की तरफ बढ़ती हैं जो पूरी तरह अलग है उस जीवन से जहां वो कभी शक्ति का केंद्र मानी जाती थी। वो स्विट्ज़रलैंड जाती हैं, वहां वो एक शांत जीवन चुनती हैं। अब उनकी पहचान राजनीति या विवादों से नहीं, बल्कि सेवा से जुड़ी होती है। वो वृद्ध और आश्रित लोगों की देखभाल से जुड़े काम में
लग जाती हैं। उनका जीवन धीरे धीरे एक सादगी और शांति की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी भी एक नए रूप में सामने आती है, जहाँ कभी उनका जीवन फैसलों, दबाव और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था, अब वहाँ व्यक्तिगत संबंधों और शांत जीवन की एक अलग ही जगह बनने लगती है। ये कोई नाटकीय प्रेम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जहाँ एक व्यक्ति सब कुछ देखने के बाद एक सादगी भरा जीवन चुनता है, जहाँ शक्ति से दूर रहकर एक नई पहचान बनाई जाती है। रजनीशपुरम की कहानी भी धीरे धीरे अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचती है। वो नगर जो एक सपने के रूप में बना था, अब धीरे धीरे बिखरने लगता है। लोग वहाँ से चले जाते हैं, व्यवस्था बिखरने लगती है और धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाता है जो कभी एक बड़े विचार के रूप में शुरू हुआ था। इस पूरी कहानी को देखते हुए एक बात समझ आती है, विचार शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जब वो वास्तविक दुनिया से टकराते हैं तो उनकी परीक्षा भी होती है। कुछ विचार टिक जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। रजनीशपुरम भी एक ऐसा ही प्रयोग था। इसमें सफलता भी थी, संघर्ष भी, और अंत में एक ऐसा पतन भी था जो इसे हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बना गया। ये कहानी सिर्फ एक समुदाय की नहीं थी, ये कहानी थी विश्वास की, शक्ति और फैसलों की और उनके परिणामों की। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है।